गर्मी से परेशान हो और एयर कूलर लेना चाहते हो और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा एयर कूलर लें, कहाँ पैसे डालें, कहाँ पैसे ना डालें, या फिर ये डर सताता है कि भाई 12-15 हज़ार रुपये अपने खर्च करेंगे, कहीं कोई गलत प्रोडक्ट ना उठा लाए। तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखो और कूलर से रिलेटेड आपकी पूरी की समस्या मैं समाधान कर दूंगा। एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, कौन सा एयर कूलर लेना है, नहीं लेना है, क्या चीज़ें देखनी है एयर कूलर लेने से पहले। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में थैंक यू तो बोल ही दीजिएगा अगर आपका काम बनता है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो शुरुआत से। देखिए, अगर आपको एयर कूलर लेना है, कूलर इनफैक्ट मैं बोलूँगा कूलर खरीदने जा रहे हो, तो सबसे पहले ना हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको पूरा एक बड़ा रूम ठंडा करना है, आप फैमिली के साथ रहते हो, आपको रूम ठंडा करना है, तो आप खरीदिए डेजर्ट कूलर। आप शॉप पे जाइए, उससे बोलिए डेजर्ट कूलर लेना है। बट अगर आप सोलो रहते हो, सिंगल बंदे हो, छोटा सा आपका रूम है, कहीं जॉब करते हो या पढ़ाई कर रहे हो, उसके पर्पज से कूलर लेना है, तो डेजर्ट कूलर में पैसे वेस्ट करना बेकार है। सिंपल आप उनसे जाके बोलिए हमको एक रूम के लिए एयर कूलर चाहिए। तो सबसे पहले बात ये हो गई कि क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से मैं कूलर कौन सा चाहिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों को कूलर लेना चाहिए और किन लोगों को कूलर नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप ड्राई एरिया में रहते हैं, मोस्टली नॉर्थ एरिया में रहते हैं, जयपुर हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, तो इन जगहों पे ना कूलर बिल्कुल काम करते, बखूबी काम करते, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में कूलर जो होते हैं पूरी ठंडक प्रदान करते हैं और बहुत कंफर्ट प्रदान करते हैं। मगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे समुंदर पास में, या साउथ में रहते हैं, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, उसमें भी ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे समुंदर है सिटीज में, तो वहाँ पे ना कूलर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में आप कूलर चलाओगे भी तो आपको इतना चिपचिपा फील होगा कि आप वैसे ही इरिटेट हो जाओगे और ठंडक भी नहीं लगेगी। तो बात यह है कि अगर आप ड्राई एरिया में हो तो कूलर आपके लिए बेस्ट चॉइस है, आप ले सकते हो। बट अगर आप ह्यूमिड कंडीशंस में हो, जहाँ पे समुंदर वगैरह पास में है, उस कंडीशन में आपको कूलर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये आती है कि भाई कूलर किस टेम्परेचर तक ठंडा करता है। कंपनीज तो बड़े बड़े दावे करती हैं, एड्स दिखाएंगे कि ज्वालामुखी पे भी आपका कूलर ठंडा कर देगा, मगर ऐसा नहीं है। यार थोड़ा सा बात होती है कि देखिए, जो डेजर्ट कूलर होते हैं, जो मैंने रूम्स की बात करी, वो मैक्सिमम 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको कंफर्टेबल कूलिंग देते हैं। अगर टेम्परेचर उससे ऊपर जाता है तो आप ये मान के चलिए कूलर आपको उतना काम नहीं देगा, उतनी ठंडक प्रोवाइड नहीं करेगा। अमूमन हमने सुना होगा, जैसे नहीं घर में लोग बोलते हैं यार कूलर फेल हो गया, तो वो वही चीज़ होती है, जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वो कूलर की कूलिंग कैपेसिटी से बाहर चला जाता है। वहीं आप रूम कूलर की बात करोगे तो वो अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको ठंडक प्रदान करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके एरिया में लगभग 40 से 45 के आसपास तक मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है तो ही आप कूलर में पैसा वेस्ट करें, अदरवाइज कोई मिनी एसी का आप जुगाड़ कर लें। बाकी बात करें, एक चीज़ जो होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे छुपाती हैं, वो होती है एयर थ्रोइंग कैपेसिटी। देखिए, कूलर चाहे कोई भी हो, कितनी कैपेसिटी का हो, एयर कूलर हो, डेजर्ट कूलर हो, XYZ किसी भी तरह का कूलर हो, बट अगर उसकी एयर थ्रोइंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है कूलर लेने को। अब मैं आपको बताता हूँ एयर थ्रोइंग कैपेसिटी क्या होती है। एयर थ्रोइंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जो कूलर है वो हवा कितनी तेज़ रफ्तार से फेंकता है, प्रेशर से फेंकता है और कितनी दूर तक फेंकता है। क्योंकि जितनी तेज़ कूलर हवा फेंकेगा उतनी ज़्यादा ठंडक आपको होगी, उतना जल्दी आपका रूम ठंडा करेगा और उतनी जल्दी आपको कंफर्ट होगी। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, देखिए मैं नाम लूंगा नहीं क्योंकि नाम ले लूंगा तो स्ट्राइक आ जाएगी, बट वो छुपाती हैं, वो मेंशन नहीं करते हैं डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, कि भाई हमारे कूलर की एयर थ्रोइंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस कूलर में एयर थ्रोइंग कैपेसिटी मेंशन हो वही कूलर आप लोगों को लेना चाहिए। और एयर कूलर के लिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। जिस जगह पे आप रह रहे हो, कूलर सबसे पहले कोशिश करो कि घर के बाहर विंडो पे लगाओ या घर के बाहर गेट पे लगाओ। घर के कुछ लोग मैंने देखे घर के अंदर कूलर लगा लेते हैं, तो घर के अंदर कूलर बिल्कुल भी मत लगाइए। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, कूलर जो हवा तो ठंडी करेगा, लेकिन ठंडी करने के लिए गर्मी भी तो रिलीज करेगा। तो एसी में क्या होता है, एसी में तो वेंटिलेशन पाइप होते हैं बाहर, वो पानी टपका के गर्मी निकाल देते हैं, बट आपके रूम की गर्मी कहाँ जाएगी? फिर वो रूम में ह्यूमिडिटी बन के घूमेगी और आपको चिपचिपाहट सी होगी, अनकंफर्टेबल सा फील होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि भाई आप जहाँ पे कूलर इंस्टॉल कर रहे हो वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई आपको पैड का ध्यान रखना है। हनी कोम पैड वाले कूलर ही प्रीफर करने हैं, जो कि घास वाले पैड आते हैं उनके कंपैरेटिवली। रीजन क्या होता है, जो हनी कोम पैड होते हैं तो वो लाइट वेट होते हैं, प्लस वो ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा समय तक चलेंगे और उनमें वाटर फ्लोइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है।
प्लस उसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है बहुत तेजी से फैलता है और वेस्ट नहीं होता। यानी कि अगर आप ग्रास पैड वाले कूलर की बात करोगे तो मान लो 10 लीटर पानी उसमें अगर 2 घंटा चलेगा तो हनी कॉम्ब में वो 10 लीटर पानी 5 घंटा चलेगा। इतना डिफरेंस होता है, इसलिए हनी कॉम्ब वाले कूलर को प्रेफरेंस दीजिएगा। प्लस कूलर की जो टैंक होता है उसकी कैपेसिटी का ध्यान रखना है। अगर आप एयर कूलर ले रहे हो तो अराउंड 20 to 30 लीटर का टैंक आपके लिए सफिशिएंट है। बट अगर आप डेजर्ट कूलर ले रहे हो और पूरी फैमिली के लिए ले रहे हो, बड़े रूम के लिए ले रहे हो, तो मिनिमम 50 लीटर कैपेसिटी का कूलर लीजिएगा। और आजकल तो कूलर्स आ रहे हैं जो 100 लीटर कैपेसिटी के भी है, तो आप उसको भी प्रीफर कर सकते हो। और कोशिश ये भी करिए कि आप जो कूलर लें उसमें ऊपर आइस बॉक्स चैम्बर भी होना चाहिए, क्योंकि आइस बॉक्स चैम्बर होने से बेनिफिट आपके लिए ये होता है कि जो पानी होता है ना वो आइस डाल दोगे आप उसमें तो और जल्दी ठंडा होगा, इसकी वजह से कूलर आपको और ज्यादा ठंडी हवा देगा और ज्यादा आप कंफर्टेबली महसूस कर पाएंगे। तो ये थी कुछ चीजें जो कि कूलर खरीदने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर आप भूल जाते हो तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, और नहीं भी देखते हो तो एक डायरी में मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कूलर खरीदने से पहले। उसके बाद कंपनी मार्केट में बहुत है, देखिए दुनिया भर की कंपनी, हर कंपनी अच्छा कूलर प्रोवाइड कराती है। बस एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो वाइंडिंग है आपके मोटर की वो एटलीस्ट कॉपर की होनी चाहिए, उसका आरपीएम जो है अच्छा होना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। प्लस वारंटी भी कूलर की होनी चाहिए, और ये चीज थोड़ा सा रिव्यू देख लीजिएगा कि कौन सी कंपनी है तो उसकी सर्विस, आफ्टर परचेजिंग सर्विस अच्छी है। शुरुआत में तो सब अच्छा करते हैं, पर बीच में कोई दिक्कत आती है तो कौन सी कंपनी किस हद तक वो देती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। बट फिलहाल इन बातों का आप ध्यान रखोगे ना तो आप बिल्कुल भी नहीं ठगोगे और आपका पैसा वर्थ इट होगा और आप गर्मी बड़े आराम से कर पाओगे। और हाँ, जाने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा।